नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। किसान आंदोलन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब के किसानों से कहा है कि वे पंजाब को छोड़कर दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ें और वहीं अपना मोर्चा लगाएं ताकि पंजाब को नुकसान ना हो। इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से। धनखड़ साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद तक्षक जी। अभी कैप्टन साहब का बयान आपने पढ़ा होगा, कैसे देखते हैं इसको? आपने आधी बात कही, पंजाब का आर्थिक नुकसान ना हो, कैप्टन ने ये कहा है। इसका मतलब ये है कि हरियाणा का आर्थिक नुकसान हो, कि उनकी स्टेट का आर्थिक नुकसान बचे और हरियाणा का आर्थिक नुकसान हो। पहले जब ये आंदोलन तक्षक जी शुरू हुआ तो कानूनों में सुधार के लिए शुरू हुआ था और इसी की मांग को लेकर किसान जत्थेबंदियां वहां गई थी। जब कानूनों में सुधार स्वीकार कर लिए गए तो कहा कि हम तो ये कानून चाहते ही नहीं है, इनको रद्द किया जाए। और एमएसपी पर एक एडिशन हुआ। केंद्र सरकार ने उसमें भी कहा कि भी 17 लाख करोड़ का बजट आएगा, मामूली विषय नहीं है, हम कमेटी बनाते हैं, इस पर विचार करेंगे और जब इसके प्रोविजंस हो जाएंगे तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यस और नो करके उस वार्ता को तोड़ दिया और एक नया एजेंडा ले आए कि बीजेपी का हम विरोध करेंगे। बीजेपी जेजेपी का मैं कहूँगा किसान आंदोलन से या किसान हितों के आंदोलन से ये पॉलिटिकल आंदोलन हो गया। कोई आपत्ति नहीं है, बहुत पॉलिटिकल आंदोलन देश में होते हैं, होने भी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में पॉलिटिकल आंदोलनों का कोई बुरा नहीं मानता है, सब अपने अपने पॉलिटिकल जेस्चर के साथ काम करते हैं। लेकिन अभी एक तीसरी स्टेज आ गई। उसके हो तो पहले भी रहा था, किसान आंदोलन से भी हो रहा था, लेकिन उसको किसान आंदोलन का ही प्रभाव मान रहे थे। लेकिन अब जब कैप्टन अमरिंदर का पंजाब में आर्थिक नुकसान नहीं हो और हरियाणा का आर्थिक नुकसान हो जाए, ये जब विषय निकल कर आया है तो इसका मतलब ये आंदोलन अब तीसरे स्टेज पर है कि हरियाणा का आर्थिक नुकसान किया जाए। पंजाब तो आर्थिक दृष्टि से वैसे हरियाणा से बहुत पीछे है और बीमारू स्टेज के नज़दीक चला गया है। उसकी इकोनॉमी, हरियाणा की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है, उसकी जीडीपी लेवल चाहे वो ग्रोथ का वो पंजाब से अच्छा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ अच्छी है, हम सब मामलों में अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन अब पंजाब ने जिस प्रकार से, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ये कहा है, ये तो बहुत गहरा षड्यंत्र लगता है। और अब मैं इन कड़ियों को जब जोड़ के देखता हूँ तो मेरी बहादुरगढ़ की जो जूता इंडस्ट्री वो तबाह हो गई है। वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मेज पर जो है वो जूते बेच रहे हैं। हमारा जो राई का और कुंडली का इंडस्ट्रियल एरिया है वो तबाह हो गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट शिफ्ट करने को तैयार हो रहे हैं। और जो इन रास्तों के बंद होने से जो इकोनॉमी खराब हो रही थी, अब तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि जगह जगह जो टोल पर बैठे थे जिसको हम आंदोलन मान रहे थे, वो भी इकोनॉमी को खराब करने वाला विषय है। तो कुल मिला के ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस पार्टी से आते हैं। मैं पूछना चाहूँगा क्या राहुल जी इस बात के समर्थक हैं कि हरियाणा की इकोनॉमी तबाह कर दी जाए? मैं सुरजेवाड़ा और भूपेंद्र हुड्डा जी से भी पूछना चाहूँगा, शैलजा जी से, कि जो हरियाणा की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए वहाँ से जत्थे भेजने की बात कैप्टन अमरिंदर कर रहे हैं, क्या उसका वो समर्थन करेंगे? क्योंकि ये अब थर्ड लेवल आ गया है इकोनॉमी को खराब करने का, और अपनी इकोनॉमी को बचाना और पड़ोसी स्टेट की इकोनॉमी को खराब करने का षड्यंत्र आ गया। तो इस तरह का जो षड्यंत्र अब उभर कर आया है, हरियाणा के हर व्यक्ति को मैं कहूँगा कि जागरूक हो जाओ। जिस आंदोलन के प्रति किसान आंदोलन मान के, हम किसान परिवारों से आने वाले सब व्यक्ति सिंपैथेटिक थे। हमारी भाषा आप देखेंगे, बयान हम देखेंगे, हम ये बार बार कहते थे कि आंदोलन करने का हक है। सरकार में भी बार बार हम इस बात की अपील करते थे कि संयम बरते, सरकार कहीं भी किसानों से टकराव नहीं ले, जैसे कांग्रेस पार्टी ने के समय में या फिर दूसरी पार्टियों में कहीं कादमा कांड था, कहीं कंडेला कांड था, कहीं मंडियाड़ी कांड था, हम इससे पूरी तरह से बचते रहे। लेकिन अब जिस रूप में ये आ रहा है तो बहुत खतरनाक रूप है। अगर हरियाणा की इकोनॉमी तबाह होगी तो सबकी इकोनॉमी तबाह होगी। हरियाणा एक बीमारू स्टेट की तरफ चला जाएगा आर्थिक दृष्टि से। तो इस आंदोलन में तो मुझे लगता है कि गहरा षड्यंत्र अब जो है कैप्टन अमरिंदर के बयान से ध्यान में आया है। और निश्चित रूप से जो एक इलाके में नुकसान हो रहा था, मुझे लगता है कि इस तरह की अगर चालें चली जाएंगी तो टोटल हरियाणा की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा। और इसके लिए सभी हरियाणा वासियों को कांग्रेस पार्टी के और पड़ोस का राज्य का मुख्यमंत्री जो षड्यंत्र कर रहा है उसके प्रति सजग हो जाना चाहिए। धनखड़ साहब, मैं देख रहा था अभी आप किसी पहलवान से बात कर रहे थे टेलीफोन पर, तो आपकी पीड़ा थी, वेदना थी कि नशा बढ़ रहा है। तो इस आंदोलन से इस नशे का क्या ताल्लुक देखते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आप सब मीडिया के लोगों ने इसका अध्ययन करना चाहिए। मैं झज्जर जिले से आता हूँ और मेरे इलाके में नशा बहुत बढ़ गया है। जब से आंदोलन वहाँ बैठा है, हर गांव की पंचायत मेरे पास आती है कि हमारे यहाँ नशा रुकवाओ, हमारे यहाँ नशा रुकवाओ। हेडक्वार्टर बन गए हैं कुछ गांव नशे के।
और ये नशा जो है इस आंदोलन का बाई प्रोडक्ट है। वहाँ पर रोहतक में भी बढ़ गया है, सोनीपत में भी बढ़ गया है। हमने उड़ता हुआ पंजाब जैसी फिल्म देखी थी, लेकिन हरियाणा पर हम फख्र करते थे कि ये खिलाड़ियों की भूमि है, पहलवानों की भूमि है। मेरे झज्जर में 41 अखाड़े चलते हैं, 2500 लोग रोजाना व्यायाम करते हैं, लेकिन अभी उस पहलवान की भी यही चिंता थी कि नशा बढ़ रहा है। और अगर इसको नहीं रोका गया तो ये केवल वर्तमान को खराब करता है, ऐसा नहीं है, भविष्य को भी खराब करता है, आने वाली जनरेशंस को खराब करता है। तो इस आंदोलन ने एक देन वहाँ पर जो दी है वो नशे की दी है। जहाँ इकोनॉमी को खराब करने का काम किया उस इलाके की, वहाँ नशा इसके कारण से बढ़ना वो और भी मैं कहूँगा कि चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण बात है, जिसको आप इसकी शिकायतों को लेकर भी आप जो है मैं कहूँगा कि पुलिस विभाग के भी लोगों पर कितनी शिकायतें आ रही हैं। मीडिया ने के सब साथियों ने इस जो हरियाणा से प्यार करते हैं, उन्होंने इस विषय को जो है बिल्कुल इस उजागर करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारा युवा इसके कारण से, जो पहले उस प्रकार का नशा हरियाणा में ध्यान में नहीं आता था, आता भी था तो हमारी पड़ोसी स्टेट के बॉर्डर एरियाज में आता था, फतेहाबाद का जिक्र होता था बार बार, बाकी जगह ध्यान में नहीं आता था। लेकिन अब आप देखेंगे तो जहां आंदोलन है उसके आसपास इस प्रकार का बढ़ गया है, और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ये हरियाणा के भविष्य के लिए खतरा है। धनखड़ साहब, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि अगर एमएसपी बंद हुई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। गन्ने का भाव भी देश में हरियाणा ने सबसे ज्यादा दिया है। किसान फिर भी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? भाजपा की बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए तक्षक जी, हरियाणा में 19 लाख किसान परिवार हैं। एक किसान संगठन को छोड़कर कोई किसान आंदोलन में नहीं है। बाकी सब किसान आंदोलन के लोग हमको मिलते हैं, बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। इन सारे इलाके खुश हैं, लोग खुश हैं कि 2250 बाजरा खरीदा जाएगा। राजस्थान में तो नहीं खरीदा जा रहा। अब सुरजेवाला जी कई बार यहाँ आके बोलते हैं, ट्वीट करते हैं, भैया तुम यहाँ ज्ञान बढ़ाते हो, राजस्थान में दाम क्यों नहीं बढ़ाते? हमारी फोटोओं को ट्वीट करते हो, हमने A2+ FL दिया, आपने C2 क्यों नहीं दिया? सवाल तो आपकी तरफ है। आप बताइए ना, आपने C2 क्यों नहीं दिया? 8 साल तक आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठे रहे। ये शैलजा जी यहाँ ज्ञान देती हैं, राहुल जी अन्नदाता निकलेगा घर से, और राजस्थान का अन्नदाता नहीं है क्या? 1 करोड़ एकड़ में बाजरा उगाया जाता है, आप उसका उतना नुकसान कर रहे हो। 10,000 करोड़ का नुकसान आपने पिछली बार राजस्थान के किसान का किया, इस बार कितना करोगे? मैं आपको ये आह्वान, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे कबीर का ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है कि उठ कबीरा जी कर कर फिक्र करेगा आप। मैं अगर कहता हूँ तो उनकी भी फिक्र होनी चाहिए। जब मैं यहाँ कर रहा हूँ उस काम को, मेरी राज्य सरकार इस काम को कर रही है, तो पंजाब के किसान को क्यों नहीं मिलना चाहिए? हम यहाँ जब 12,000 रुपये मुआवजा देते हैं तो क्यों नहीं पंजाब को करना चाहिए? 8,000 क्यों देते हैं? यहाँ पर जब 11 फसलों की गन्ने समेत खरीद करते हैं तो वहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? वहाँ 3 पर क्यों रुक जाते हैं? तो ये सारे विषय हैं, ये विषय उठने चाहिए, और ये विषय उठना किसान के हक में है। अगर हरियाणा के भाव की चर्चा होकर पंजाब के गन्ने का दाम बढ़ता तो मुझे प्रसन्नता है। अगर हरियाणा की चर्चा होकर पंजाब का मुआवजा बढ़ेगा तो भी मुझे प्रसन्नता होगी। अगर हरियाणा की खरीद देखकर राजस्थान और पंजाब में खरीद बढ़ेगी तो मुझे प्रसन्नता होगी। सिलेक्टिव एजिटेशन नहीं हो सकता। अब सिलेक्टिव राजनीति हो सकती है, आप इस दल के खिलाफ हो, इस दल के पक्ष में हो, लेकिन किसान हित सिलेक्टिव नहीं होते। किसान हित पूरे देश में उस प्रकार से उनके मुद्दे उठाए जाते हैं, किए जाते हैं। तो ये आंदोलन की सिलेक्टिविटी और कांग्रेस की ड्रामेबाजी, क्योंकि खुद मौका था जब किया नहीं। ना हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट लागू कर पाए भूपेंद्र सिंह जी, ना कांग्रेस ने स्वामीनाथन का 50% का फार्मूला स्वीकार किया। हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हमारा विरोध कर रहे हैं, करें, लेकिन जो जिस मुद्दे पर कर रहे हो उस मुद्दे पर आपकी हालत क्या है? मतलब छाछ तो बोले, छाल नहीं क्या बोले, इसमें बेहतर छेद हो। तुम्हारे तो गड्ढे ही गड्ढे हैं, तुम्हारे पुराने गड्ढे हैं, तुम्हारा अब शासन चल रहा है वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसलिए कम से कम वहां कुछ ठीक करो तो बोलने लायक बनो, क्योंकि ज्ञान देने का हक उनको होना चाहिए जो वहां ठीक से दाम देते हो। जब वहां दाम नहीं दे रहे हो और यहाँ ज्ञान दे रहे हो, तो राजस्थान का किसान भी तो देखता होगा ना, ट्वीट तो वहां तक भी जाता होगा कि ये आदमी यहाँ क्या ज्ञान पेल रहा है और वहां पर दामों की पोजीशन क्या है। तो ये सबके ध्यान में आ रहा है, और मैं चाहूंगा कि ये हरियाणा के किसान को मिल रहा है, हमारे अड़ोस पड़ोस के किसान को भी मिले। धनखड़ साहब, भाजपा ये कहती है कि किसान आंदोलन में मुट्ठी भर किसान है, बाकी तो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की तादाद है, या कांग्रेस उनको भड़का रही है। अगर मुट्ठी भर किसान करनाल में थे तो उन पर लाठीचार्ज की जरूरत थी? देखिए, मैंने पहले कहा कि उस दिन स्थितियों का आकलन करना चाहिए कि ये क्यों करना पड़ा, ये उचित नहीं था। मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कल भी कहा मैंने, आपने सुना होगा, और उसी समय सीएम साहब से करनाल में मैंने कहा था कि इसके आप जांच कराइए। पहले एक अधिकारी से जांच करा रहे थे, किसान जत्थेबंदी जो आंदोलन में थी उनको लगा कि किसी जज से कराए, तो सरकार ने वो हाँ कर लिया, वो हो रहा है। सोशल मीडिया पर जो IAS अफसर हैं आयुष सिन्हा, उनका वीडियो वायरल हुआ था।
वो कह रहे हैं किसानों के सिर फोड़ दो। क्या एक आईएएस अफसर को इस तरह का बयान शोभा देता है? उस बयान का कोई समर्थक नहीं है, कोई उसको उचित नहीं मानता है। उस बयान के कारण से उनका व्यक्तिगत भी, जो मैं कहूँगा कि उनकी एक अधिकारी के नाते जो किसी की भी छवि होती है, उसको भी नुकसान पहुँचा है, और कोई भी उसका समर्थक नहीं है। धनखड़ साहब, मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा पहले इनकार करती है फिर स्वीकार करती है। जो सुशील काजल था, जिसपे पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुआ और बाद में जिसकी मृत्यु होगी, तो लोगों का, सरकार का एक मानना था कि वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। अब आपने उनके परिवार के 2 आश्रितों को नौकरी दे दी है। किसान संगठन ने समझौता वार्ता में जितनी मांगे रखी थी, भाजपा ने सबकी स्वीकार कर ली हैं, तो ये नौबती क्यों आई कि लाठीचार्ज होना पड़े, सरकार को फिर झुकना पड़े? देखिए, एक बात तो किसान जत्थेबंदियों को भी समझनी पड़ेगी। जहां उनको आंदोलन करने का हक है, वहां सब संगठनों को अपने कार्यक्रम करने का हक है, और उस हक को अगर वो रोकते हैं तो निश्चित रूप से वो लोकतांत्रिक नहीं है, ये गैर लोकतांत्रिक बात है, और इसको सभी मीडिया के लोगों ने भी उठाना चाहिए। क्योंकि उस नाते से जहाँ भी बीजेपी के लोग जाएंगे और हम आकर आंदोलन करेंगे, क्या आप इसको उचित ठहराएंगे? क्या पंजाब केसरी उचित ठहराएगा? तो उस नाते से किसी भी, आपको अपनी बात कहने का हक है, हर संगठन को अपनी बात कहने का हक है। तो लोकतंत्र में दोनों तरफ से ये चीजें चलनी चाहिए कि भाई आप भी अपनी बात कहें। हम कहते हैं ना, उनका आंदोलन करने का हक है। आपने हमारे को काले झंडे दिखाने, नो प्रॉब्लम, दिखाइए। लेकिन आप अगर जीटी रोड रोकेंगे, आप अगर दूसरे प्रकार के अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो सरकार को भी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। हमने कहा है सरकार को कि हम नहीं चाहते कि मडिहाड़ी जैसा कांड हो, हम नहीं चाहते कंडेला जैसा कांड हो, हम नहीं चाहते कादमा जैसा कांड हो। संयम अधिक से अधिक बरता जाए, इसलिए ऐसी चीज की भी हमने जांच करने के लिए कहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, सरकार ये मान के चलती है कि सारे हरियाणा के सब लोग हमारे हैं, आंदोलन करने वाले भी हमारे हैं। अपने ही घर में कई बार एक बच्चा किसी बात पर नाराज होता है, रोष भी जताता है, लेकिन क्या बच्चा दूसरे का थोड़ी हो जाता है? अपने घर का होता है। आंदोलन करने वाले सब लोग जो हरियाणा के हैं वो हमारे हैं, और उनकी बातों को कहाँ तक कब सुनना, कब रोकना, सरकार एक माता के रूप में उस पर व्यवहार करती है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। एक तरफ भाजपा उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रही है, दूसरी तरफ आंदोलन में समझौता वार्ता में भी उन्हीं के साथ बातचीत की जाती है। ये किस तरह की नीति है? देखिए, सरकार की कुछ नीतियों के बारे में तो आपको सरकार से पूछना चाहिए। आप कुछ संगठन की बात मुझसे बात पूछना चाहते हो, नीतिगत बात पूछना चाहते हो, तो नीतिगत और संगठनात्मक विषयों पर आप जो है मुझसे अधिक से अधिक सवाल कीजिए। सरकार के निर्णयों और उनके क्रियान्वयन के बारे में आप सरकारी लोगों से बात कीजिए। अभी एलनाबाद में 2 बार भाजपा ने जिनको टिकट दिया था, पवन बेनीवाल को, वो आपकी पार्टी छोड़ गए हैं। कौन उम्मीदवार होगा वहाँ आपका? उम्मीदवार काफ़ी अच्छा होगा। जब समय आएगा, टिकट आप देंगे, तब देखेंगे, तो उससे बेहतर चीज़ें होंगी। समझौते के तहत ये सीट जननायक जनता पार्टी को तो नहीं देंगे? देखिए, दोनों गठबंधन में हैं, जब निर्णय होगा तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। धनखड़ साहब, एलनाबाद बाई इलेक्शन को देखिए 6 महीने में होना चाहिए था। लगातार कोविड के चक्कर में सरकार चुनाव आयोग को लिख देती है कि अभी चुनाव संभव नहीं है, ये लगातार टाला जा रहा है। भाजपा को क्या डर है? भाजपा को कोई डर नहीं, हम तो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते पूरी तरह से तैयार हूँ। कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयोग जिस दिन चुनाव कराएगा, धमाके से चुनाव मैदान में उतरेंगे। शुक्रिया धनखड़ साहब, पंजाब केसरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, जिनका ये मानना है कि चुनाव आयोग जब भी एलनाबाद उपचुनाव के लिए घोषणा करेगा, पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पंजाब केसरी के लिए बलवंत तक्षक, कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ पंचकुला।